तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए, आज का जो हमारा रहने वाला है जनरल नॉलेज बीपीएससी एस्टेट टीजीटी पीजीटी का सेट 1 जो आप जो दोस्तों थ्योरी पढ़े थे, सेट 1 का 2 थ्योरी था, 2 क्लास था, वही दोनों का जो है दोस्तों आपके सामने जो है उसी का ऑब्जेक्टिव आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कुछ लोगों ने कि जो आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसी का जो है ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव जो है आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह ऑब्जेक्टिव आपके सेट 1 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? तो उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल पे नए या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन को ऑल पे रख लीजिए। दोस्तों देखिए, प्रश्न जो है कहाँ से निकलते हैं? जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव निकल कर आए हैं दोस्तों और आपको इसमें से हम 50 जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो हम करवाने वाले हैं इस सेट में, ठीक है? तो आप अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो थ्योरी क्लास देख लीजिए, पीछे पड़ा हुआ है और थ्योरी जब आप देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। चलिए, ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए और आप जाके थ्योरी भी देख लीजिए, आप बिल्कुल आपको पूरा जो है वो माइंड सेट हो जाएगा। चलिए, हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने कितने आधार माने हैं या विद्वानों का कितना मत है? तो देखिए उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों उपर्युक्त तीनों, यानी कि ये आपका धार्मिक आधार की तरफ से भी माना गया है, जिसमें कि शिव, ब्रह्मा, नारद, उसके बाद फिर गंधर्व, इस तरह से जो है संगीत जो आया पृथ्वी पे कैसे आया। और उसके बाद फिर एक दूसरा है प्राकृतिक आधार है, जो कि बच्चे रोते हैं तो बिलखते हैं तो इस तरह से। और एक तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार है, जो कि आपका मनोवैज्ञानिक में होता है कि जो खुद ब खुद इंसान जो है सीख जाता है। तो ये इस तरह से 3 आधार माने गए हैं संगीत उत्पत्ति के, ठीक है? चलिए, अब दूसरा नंबर प्रश्न है कि संगीत में मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? देखिए, मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया है? मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप लोग पढ़ ही चुके हैं, एक एक आपका था पूर्व मध्यकाल और एक आपका था उत्तर मध्यकाल, ठीक है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब आइए इसको देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है ये? 2 तो हो गया हमारा। अब आगे देखिए कि प्राचीन काल का समय कब माना जाता है? देखिए, प्राचीन काल का समय कब माना जाता है? तो प्राचीन काल में हम बात करें तो प्राचीन काल को आदि काल से 800 ईस्वी तक जो है प्राचीन काल जो है वो माना जाता है। आदि काल से 800 ईस्वी तक के काल को प्राचीन काल माना जाता है, ठीक है? इसका डिटेल आप लोग जाके वो थ्योरी क्लास में देख लीजिए, वहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा कि कब से क्या है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि प्राचीन काल का समय आदि काल से 800 ईस्वी तक, ठीक है? अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन काल में कौन से 3 भाग में बाँटा गया था? प्राचीन काल को, ठीक है, कौन से 3 भाग में बाँटा गया था? तो प्राचीन काल के 3 भागों में जो था आपका दोस्तों उसमें था वैदिक काल, उसी में था संदिग्ध काल, उसी में था और भरत काल उसी में था, ठीक है? वैदिक काल जिसमें कि चारों वेदों की रचना हुई आपका, 4 जो वेद हैं हमारे उसकी रचना हुई। संदिग्ध काल में आपका आता है रामायण, महाभारत वगैरह जो है वो संदिग्ध काल में आता है और भरत काल में जो है नाट्य शास्त्र की रचना हुई, ठीक है? तो ये सब यानी आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, नारदी शिक्षा किस काल में आते हैं? तो देखिए, नाट्यशास्त्र और आपके जो नारदीय शिक्षा है वो किस काल में आते हैं? बृहदेशी वगैरह, तो ये सब के आपके भरत काल में आते हैं, ठीक है? कौन सा काल? तो भरत काल हो गया, ये भरत काल में ही आते हैं और भरत काल में 3 पुस्तक लिखी गई, बृहदेशी और नारदीय शिक्षा नारद के द्वारा, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं, छठा नंबर जो प्रश्न है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक, दोस्तों यहाँ पे राज तरंगिणी है, ठीक है? राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राग तरंगिणी जो आपका हो जाएगा लोचन, ठीक है? यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, राज तरंगिणी के तो यहाँ पे क्या है? लोचन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान कौतूहल इनमें से किसकी कृति है? तो मान कौतूहल जो है राजा मान सिंह तोमर की कृति है। किनकी कृति है? राजा मान सिंह तोमर की कृति है, ठीक है? चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा कि याद रखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रंथों से जुड़े उनके ग्रंथकार, ठीक है? तो रागमाला पुस्तक के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न, तो रागमाला के पुस्तक के रचयिता है पुंडरीक विठल, ठीक है? और आपका अगर राजमंजरी, अगला प्रश्न है कि राजमंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राजमंजरी ग्रंथ के भी रचयिता जो है पुंडरीक विठल ही है। आपके राजमंजरी, पुंडरीक विठल। और अगला जो है सद्रग चंदोदय,
ग्रंथ के रचयिता तो इसके भी हैं पुंडरीक विठल। ये पुंडरीक विठल के 3 ग्रंथ हो गए। कौन कौन से ग्रंथ हो गए? ये आपका हो गया एक रागमाला, दूसरा हो गया राजमंजरी, तीसरा हो गया आपका सद्राग चंद्रोदय। ठीक है, ये तीनों के रचयिता कौन है? पुंडरीक विठल। ठीक है, आप लोग थ्योरी क्लास भी देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो लेगा वहां पे। अगला प्रश्न है कि राग विबोध ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो राग विबोध ग्रंथ की रचना जो है, राग विबोध अगर पूछ दे आपसे कि इसकी रचना जो किसके द्वारा, तो वो आपको बताना है सोमनाथ के द्वारा। ठीक है, राग विबोध की रचना सोमनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, राग विबोध तो याद रखना है सोमनाथ। ठीक है, विबोध यानी बोध होता है सोमनाथ से। अगला प्रश्न है संगीत पारिजात की रचना किसने की? तो संगीत पारिजात की रचना किसने की? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संगीत पारिजात का 12 नंबर का जो है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा पंडित अहोबल। संगीत पारिजात की रचना पंडित अहोबल ने की थी। ठीक है, अहोबल ने की थी। 1650 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। कब? 1650 माना जाता है। 1650 संगीत पारिजात की रचना काल 1650। और दोस्तों एक चीज है, यहाँ जो सोमनाथ का जो राग विबोध है, इसको माना जाता है कि 1610 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और ये आपको क्या मैंने बताया कि संगीत पारिजात पंडित अहोबल का, ये 1650 ईस्वी में इसकी रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब है अगला प्रश्न की हृदय कौतूहल। 13वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि हृदय कौतूहल की रचना किसने की? तो हृदय के नाम से हृदय नारायण देव। ठीक है, हृदय के नाम से हृदय नारायण देव। हृदय कौतूहल की रचना हृदय नारायण देव के द्वारा की गई। अगला है 14 नंबर की चतुर्दंडी प्रकाशिका की रचना किसने की? तो चतुर्दंडी प्रकाशिका, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्दंडी जो है वेंकट मुखी के द्वारा रचना किया गया है। ठीक है, वेंकट मुखी के द्वारा रचना किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि 15 नंबर का कि राग तत्व विबोध के रचनाकार कौन है? तो राग तत्व विबोध जो देखिए वहां पे राग विबोध था। ठीक है, राग विबोध उसके जो थे वो सोमनाथ थे, लेकिन राग तत्व विबोध अगर पूछे तो राग तत्व विबोध का आपके हो जाएंगे श्रीनिवास। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, श्रीनिवास। श्रीनिवास आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्रीनिवास। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है मध्यकाल कब से कब तक मानी जाती है? तो मध्यकाल की अवधि बताना है कि मध्यकाल की कब अवधि जो है कब से मानी जाएगी। तो आपको 800 से लेके 1800 ईस्वी तक को जो है वो आपके मध्यकाल की अवधि मानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद का जो अवधि है वो आधुनिक काल में आता है। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। एक उत्तर मध्यकाल और एक पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल की अवधि बताइए। तो पूर्व मध्यकाल यानी पूर्व यानी कि क्या पहले, तो पहले पूर्व मध्यकाल की अवधि पूछे तो 1800 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक की जो होती है वो आपके पूर्व मध्यकाल में आता है। और अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल की अवधि बताएं। तो उत्तर मध्यकाल की अवधि जो होगा 1300 से लेकर 1800 अवधि तक का हो जाता है। ठीक है, 1300 से लेके 1800 अवधि तक उत्तर मध्यकाल। अगला प्रश्न है कि प्रबंध गायन जो है वो कब प्रचलित थे? तो प्रबंध गायन प्रचलित कब थे यह बताना है। तो प्रबंध गायन जो थे आपके वो आपके पूर्व मध्यकाल में प्रचलित थे। कब थे? पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, याद रखना है पूर्व मध्यकाल में। देखिए यहाँ पे आपको मध्यकाल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल अगर पूछ देगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे पूर्व मध्यकाल प्रबंध जो है पहले मानिए, प्रबंध को पहले यानी कि मध्य में रहेगा लेकिन पहले, तो पहले कौन? पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में कौन सा गायन प्रचलित है? देखिए आधुनिक काल में पूछ रहा है, यानी आज के काल में। तो अभी क्या है हमारा? राग गायन प्रचलित है। आधुनिक काल में कौन सा गायन? राग गायन प्रचलित है आधुनिक काल में। ठीक है, चलिए अब हमारा प्रश्न है 21 नंबर का कि संगीत मकरंद के रचयिता कौन है? तो संगीत मकरंद, मकरंद के बारे में पूछा जा रहा है, उसके रचयिता कौन है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नारद। संगीत मकरंद जो है वो नारद की कृति है, नारद के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि रागों को सर्वप्रथम स्त्री, पुरुष और नपुंसक वर्गों में विभाजन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यानी कि रागों का विभाजन जो है दोस्तों वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 22 नंबर का? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संगीत मकरंद। संगीत मकरंद में मिलता है, जो जिसमें कि रागों को स्त्री, पुरुष और नपुंसक ग्रंथ में विभाजित किया गया है। और संगीत मकरंद जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो नारद के द्वारा। तो नारद के द्वारा ये लिखा गया है। तो आ गया, अब ये क्लियर हो गया सारा कुछ। अब ये 30 नंबर पे क्या कह रहा है? राग रागनी पद्धति का आधार ग्रंथ
किस ग्रंथ को माना जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, आप थ्योरी पढ़िए, वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। तो राग रागनी पद्धति का आधार किस ग्रंथ को माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा आपका संगीत मकरंद। संगीत मकरंद, ठीक है, संगीत मकरंद ही जो है वो आपके राग रागनी पद्धति का आधार ग्रंथ माना जाता है। संगीत ग्रंथ और संगीत मकरंद की जो रचयिता है वो नारद हैं, ठीक है, और इसी में जो है राग में सर्वप्रथम रागों का जो है वो वर्गीकरण किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखें हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, ठीक है। देखिए इसको जो है दोस्तों ये गाया बजाया नहीं, क्योंकि इसमें कोई लिपि जो है वो नहीं है, तो इसीलिए ये लिपि वाली नहीं थी, इसलिए इसको गाना बजाना मुश्किल है, ठीक है, गीत गोविंद। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद में किसकी संग्रह है? यानी कि गीत गोविंद में क्या लिखा गया है और किसकी संग्रह लिखी गई है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रबंध और गीत की, तो यानी सही जवाब उपर्युक्त दोनों, यानी कि प्रबंध भी है उसमें और गीत भी है, ठीक है। तो गीत गोविंद में किसकी संग्रह है? तो प्रबंध और गीत दोनों की। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद की रचना की काल बताई जाती है। देखिए गीत गोविंद की रचना काल जो है वो आपको 12वीं सदी में बताई जाती है। कब? 12वीं सदी में बताई जाती है गीत गोविंद की रचना काल। अगला जो है 27 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर में क्या है, क्या कह रहा है? 27 नंबर है कि संगीत रत्नाकर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो संगीत रत्नाकर पुस्तक के रचयिता जैसा कि सब लोग जानते हैं, बार बार ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगीत रत्नाकर के पुस्तक के रचयिता जो है वो सारंगदेव को माना जाता है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। अगला प्रश्न है 28 नंबर की संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखी गई? तो शताब्दी पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका 13वीं शताब्दी में, ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है उसकी जो ग्रंथ की रचना काल जो मानी जाती है वो 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तरी और दक्षिण संगीत का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? यानी उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ किसे माना जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर जो है उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए कि सितार के आविष्कारक कौन थे? तो सितार जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध जो थे आपके संगीतकार वो थे आपके अमीर खुसरो। सितार के आविष्कारक माने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक माना जाता है। और भी आविष्कार किए हैं जो कि आगे आइए बताते हैं। देखिए कव्वाली के आविष्कार का श्रेय किनको जाता है? तो कव्वाली के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो ने ही कव्वाली जो है वो आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि तराना के आविष्कारक कौन है? देखिए अभी जो भी मिलेगा सब आपको अमीर खुसरो से ही मिलेगा। तराना का आविष्कारक अमीर खुसरो। तो जितना है एक साथ सब इसको नोट कीजिए और आप जो है इसको देख लीजिए कि किसके आविष्कारक कौन है। तो तराना आप ऊपर में देख लिए, सितार हो गया, कव्वाली हो गया, तराना हो गया। फिर आपका ये तबला वाला पूछा जा रहा है, तबला के आविष्कारक कौन है? तो तबला के आविष्कारक जो है वो अमीर खुसरो ही हैं। तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रागों में साजगिरी और संपरदा का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो रागों में जो साजगिरी और संपरदा के जो आविष्कारक माना जाता है वो आपके अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो इतने चीज जो है वो आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि इतना चीज जो है अमीर खुसरो का, ये इनमें से कोई एक जो है वो निश्चित ही पूछा तो जाएगा ही, तो इसलिए याद कर लेना है बिल्कुल। लिखकर आप नोट करके याद कर लीजिए और थ्योरी क्लास भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी दोस्तों रेगुलर जो है आपके लिए थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आते रहेगा, तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न जो है आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राग तरंगिणी ग्रंथ कब लिखा गया? तो राग तरंगिणी जो ग्रंथ है वो कब लिखा गया? तो 35 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो आपको बताना है कि कब लिखा गया राग तरंगिणी। तो इसकी ईस्वी जो पूछी जाती है बराबर की कब पूछी जाती है, तो आपको बताना है। देखिए संगीत रत्नाकर 13वीं थी और राग तरंगिणी जो है वो आपकी 15वीं शताब्दी में, ठीक है। राग तरंगिणी कब कब लिखी गई? 15वीं शताब्दी में। चलिए क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बीना के तार पर, यानी बीना के तार पर 12 स्वरों की स्थापना का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है बीना के तार पे जो 12 स्वरों की जो स्थापना की गई थी? तो वो आपके मिलता है संगीत पारिजात में। किस में मिलता है?
संगीत पारिजात में, ठीक है। वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना जो है इसका संगीत पारिजात में मिलता है। और ऊपर मैंने बताया कि संगीत पारिजात के लेखक कौन है, तो चलिए मुझे फटाफट यहाँ पे कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, कमेंट करते रहने से बिल्कुल आपको याद रहेगा, तो कमेंट करना मत भूलिए। जो पूछा जाता है जो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और सब लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपकी मेमोरी पावर जो है वो आपकी स्ट्रांगली रहेगी। तो संगीत पारिजात के लेखक कौन है, चलिए फटाक से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वेंकट मुखी के अनुसार एक थाट से कुल कितने राग उत्पन्न किए जा सकते हैं, या कितने राग उत्पन्न हो सकते हैं, ये वेंकट मुखी के अनुसार। तो वेंकट मुखी ने कहा है कि एक जो थाट है उसके अनुसार एक थाट से जो है आपके एक थाट से 484 जो है वो राग उत्पन्न किए जा सकते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, 484। चलिए अब चलते हैं, देखिए आधुनिक काल में कि आधुनिक काल का समय कब माना जाता है। तो आधुनिक काल का समय जो है वो आपको 1800 ईस्वी से अब तक के ईस्वी को आधुनिक काल जो है माना जाता है। 1800 ईस्वी से अब के ईस्वी, अब यहाँ तक के ईस्वी को क्या माना जाता है, आधुनिक काल माना जाता है। अब इसमें से अगला प्रश्न जो है, इसमें से ध्रुतगत कौन है। तो ध्रुतगत कौन है, तो ध्रुतगत बताना है। देखिए ये आपका यहाँ पे देखिए मसीद खानी, ये जो है आपका विलंबित है, लेकिन ध्रुतगत कौन हो जाएगा, रजा खानी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रजा खानीगत, ठीक है। इसका सही जवाब रजा खानीगत। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए प्रश्न जो है आएंगे और बनते हैं, प्रश्न बनते भी रहते हैं। आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव करते रहिए। चलिए 40 नंबर प्रश्न है कि यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक किसने लिखा। तो यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के बारे में बात करें तो ये आपको सर सौरेंद्र मोहन टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। सर सौरेंद्र मोहन टैगोर ने लिखा है यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, ठीक है। चलिए अगला क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। देखिए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो सही जवाब हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक का प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। तो वहाँ पे थ्योरी में सब आपको पढ़ाए थे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का भी संगीत और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भी संगीत, संगीत की उत्पत्ति और कैसे उत्पत्ति हुए, कितने आधार हुए। तो थ्योरी में आपको सारा कुछ हम क्लियर करके रखे हैं, आप थ्योरी पढ़ लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई। देखिए संगीत नाटक अकादमी 1953 और ललित कला अकादमी 1954, तो बस एक साल का डिफरेंस मानना है, 53 में वो और 54 में ये हुआ है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कि अभिनव राग मंजरी किस भाषा में लिखी गई। देखिए भाषा बताना है, तो अभिनव राग मंजरी किस भाषा में लिखी गई है। तो अभिनव राग मंजरी जो है ये आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन से भाषा में, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है, बहुत बार रिपीट करवाए हैं। चलिए फटाफट सब लोग फिर से ये बात भी कमेंट कीजिए कि अभिनव राग मंजरी के पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। अभिनव राग मंजरी जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। चलिए राइटर जो है आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है। तो प्रयाग संगीत समिति जो है आपके प्रयागराज में स्थित है। इसमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ख्याल किस भाषा का शब्द है। दोस्तों जो आपका गायन जो होता है ख्याल, वो ख्याल पूछा जा रहा है कि ख्याल जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जो जवाब हो जाएगा इसका अरबी। ख्याल जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ख्याल। अगला प्रश्न है कि ख्याल का अर्थ क्या होता है। तो ख्याल का अर्थ होता है कल्पना या विचार करना, ठीक है। कल्पना करना या विचार करना, यही तो होता है ख्याल का शाब्दिक अर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कल्पना या विचार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ख्याल कितने प्रकार के होते हैं। तो ख्याल के प्रकार दोस्तों जैसा कि पढ़ ही चुके हैं सब, तो ख्याल के प्रकार में फटाक से आंसर लगाना है। ख्याल के प्रकार दो होते हैं, कौन कौन से, एक बड़ा ख्याल और एक छोटा ख्याल, द्रुत ख्याल और आपका विलंबित ख्याल। तो ख्याल के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार के ख्याल होते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, दो। चलिए 48 नंबर जो प्रश्न है कि बड़ा ख्याल के आविष्कारक किनको माना जाता है। तो बड़ा ख्याल के आविष्कारक जो है वो आपके सुल्तान हुसैन सरकी, क्योंकि नाम बड़ा है तो बया ख्याल भी बड़ा होना चाहिए। सुल्तान हुसैन सरकी जो है वो बड़ा ख्याल के आविष्कारक माने जाते हैं। चलिए फटाक से मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सुल्तान हुसैन सरकी का संबंध जो है किस घराने से रहा है।
किस घराने से इनका संबंध रहा है, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि छोटा ख्याल के आविष्कारक किनको माना जाता है? तो छोटा ख्याल नाम छोटा है, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, छोटा ख्याल के आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। और चलिए प्रश्न यहाँ से आपके लिए भी बनते ही रहेंगे, जो एक्स्ट्रा तो बहुत सारा प्रश्न हम करवाए हैं। तो अमीर खुसरो किनके दरबार में रहते थे, किनके दरबारी संगीतज्ञ थे, मुझे कमेंट कीजिए, यह भी प्रश्न आपके लिए बनता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। और जो हमारा लास्ट प्रश्न है, संगीत में स्वर लिपि का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? देखिए, संगीत में जो है स्वर लिपि के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वर लिपि का प्रचलन किसके द्वारा द्वारा किया गया। 50 नंबर का प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का। और देखिए, यहाँ पे और अगर डीपली आप पढ़ेंगे उस थ्योरी क्लास को, तो बहुत सारे प्रश्न और जो है आप एक्स्ट्रा आपके सामने जो बन जाएंगे। जो मुख्य मुख्य प्रश्न था वो मैं यहाँ से आप वहाँ से निकाल कर आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, वहाँ से और भी प्रश्न जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है 50 नंबर का कि संगीत में स्वर लिपि का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो स्वर लिपि का प्रचलन दोस्तों आपको किसके द्वारा? तो एक थे हमारे भातखंडे और दूसरे थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर। यह दोनों व्यक्ति, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, एक विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे। तो यह दोनों व्यक्ति जो हैं वो संगीत को जो है दोस्तों एक लिपि दिया, जिससे कि आज के दौर में भी चल रहा है। और संगीत में यह जो व्यक्ति थे, यही दोनों, ये दोनों मतलब एक तरह से कहिए तो संवारने का काम किए। ठीक है, तो इस तरह से 50 प्रश्न जो है क्लियर हो गया। और भी प्रश्न जो बनेंगे आप वहाँ डीपली थ्योरी देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलेंगे फिर से अगले थ्योरी में, अगले थ्योरी के साथ, और अगले कुछ नए जो प्रश्न बनेंगे वहाँ से भी आपको करवाएंगे। तो इसलिए चैनल पे नए हैं या पुराने अभी तक नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।